हेलो फ्रेंड्स, एबीएम का चैप्टर नंबर 15 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन। तो पूरे चैप्टर में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट का पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कितने टाइप की कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्या रीजन है जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कौन कौन से फेजेस आपके कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं और उसका रेजोल्यूशन और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, इस सारे जो टॉपिक्स हैं इन सब का हम डिटेल में आपका चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें जो इंट्रोडक्शन है, जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वही आपका इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन में जनरली इन्होंने कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। जैसे कोई ऑफिस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मान लीजिए 10 लोग काम करते हैं। इसमें एक आपका मैनेजर है और बाकी के 9 आपके बाकी के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, एक मैनेजर आपका। तो मान लीजिए मैनेजर कहाँ का रहने वाला है, वो मान लीजिए दिल्ली का है। और ये जो 9 एम्प्लॉयज है उसमें से मान लीजिए 2 है कहीं साउथ के, मान लीजिए वो बैंगलोर के रहने वाले हैं। 2 तमिलनाडु के हैं, 2 गुजरात के हैं। ठीक है, 6 हो गया। और 3 और ले लेते हैं, मान लीजिए 3 आपके किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, ऐसा भी हो सकता है ना, बैंकों में तो आजकल कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, बैंक का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए एसबीआई बैंक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग जगह के लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कल्चर या किसी धर्म के लोगों को ही बैंक में जॉब मिलती है। किसी भी धर्म का, मतलब चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी आपकी कास्ट हो सकती है। आप नॉर्थ के, साउथ के, नॉर्थ ईस्ट, हर स्टेट के आप हो सकते हैं। और बहुत बार चांस ऐसा भी होता है कि सेम ब्रांच में अलग अलग रीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग एरिया के जो है लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। अब लोगों का जो सोच है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप डिफरेंस देखो थिंकिंग का, तो जो नॉर्थ के जो लोग होंगे और जो साउथ के लोग होंगे उनका थिंकिंग में बहुत डिफरेंस होगा। उनका जो कल्चर होगा वो भी काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, कल्चर में डिफरेंस है, उनका थिंकिंग में डिफरेंस है। और परवरिश बोलते हैं ना, फैमिली में जिस तरह से परवरिश की गई है उसमें भी डिफरेंस है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट होती है, और जिसकी वजह से जो है आपका थिंकिंग किस पे डिपेंड करेगा, आपके माहौल पे डिपेंड करेगा। जिस तरह से आपके आसपास का माहौल था उसी हिसाब से आपका थिंकिंग रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर के हिसाब से जो है परवरिश आपकी हुई, आपकी सोच सबकी अलग है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन में अलग सोच है, साउथ इंडियन में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह पे अलग अलग सोच है। तो इस सोच की वजह से क्या हुआ, आपका बिहेवियर डिपेंड करता है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा, मतलब हमारा जेनेटिक फैक्टर तो रहता है, डेफिनेटली जेनेटिक में रहता है कि कौन कितना ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा, कौन एक्सट्रोवर्ट होगा। तो जेनेटिक फैक्टर रहता है, हमारे जीन में रहता है कि हम किस तरीके का बिहेव शो करेंगे। बट साथ साथ हमारा जो, जिस माहौल में हमारी परवरिश हुई है उससे भी काफी हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट होता है। तो हम किस तरह से बिहेव करेंगे वो जो है हमारे जेनेटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्लस हमारी कैसा हमारा कल्चर, हमारे आसपास का कैसा माहौल, हमारे पड़ोसी कैसे, हमारा कैसा स्कूलिंग था, कॉलेज में हमारे कैसे दोस्त थे, हमारे पेरेंट्स ने किस तरह से परवरिश की, बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो ब्रांच मैंने बताया एसबीआई का, इस ब्रांच में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्मों के लोग हैं। नॉर्थ के हैं, कुछ साउथ के, कुछ नॉर्थ ईस्ट के, अलग अलग तरह से उनका परवरिश हुआ। किसी का स्कूल कहीं था, किसी का स्कूल जो है अलग तरीके से था। तो मतलब इन सब का जो थिंकिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, अलग अलग तरह से सोचेंगे। कोई, किसी का व्यूज़ अलग होगा, किसी का पॉलिटिकल व्यूज़ अलग होगा। ठीक है, जैसे साउथ का होगा तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो साउथ में होगी उसको पसंद करते हुए, नॉर्थ का जो ऑफिशियल होगा वो अपनी नॉर्थ की पार्टी को पसंद करते हुए। ठीक है, तो इसलिए इनके बीच में जो है, और आप जानते हैं कि ऑफिस में आपका आधा से ज़्यादा टाइम ऑफिस में स्पेंड होता है। आपका सुबह 10 से लेके शाम के 7 तक का टाइमिंग ऑफिस में, आप सोच लीजिए। तो आपका एक तरह से फर्स्ट होम, ये चैप्टर में भी आएगा टॉपिक कि ये जो आपका ऑफिस है उसको आपका फर्स्ट होम बोलते हैं। मतलब घर पे तो हम 2-4 घंटे ही बिताते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हम सोए होते हैं उस टाइम को तो आप काउंट ही मत कीजिए, चाहे घर पे सो या ऑफिस में, हमें एक जैसा ही लगेगा। तो जो मेन टाइम जब तक हम उठे रहते हैं तो हमारा आधा से ज़्यादा टाइम हमारा ऑफिस में स्पेंड होता है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट होम बोला जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग होंगे तो उनके बीच में क्लैशेस होना, कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल शांति से कोई ब्रांच रन करेगी और सभी की सोच बिल्कुल एक जैसी होगी। अगर सबकी सोच एक जैसी होगी तो फिर वो ह्यूमन बींग नहीं है, वो मशीन है जिसको प्रोग्राम किया गया सॉफ्टवेयर की हेल्प से, है ना, प्रोग्रामिंग की गई है। पर अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो उनका थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। वही आपके क्लैशेस की बात है। तो इस पूरे चैप्टर में वही आपको डिटेल में बताया कि क्लैशेस क्या होता है। अलग अलग पर्सन का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, डिजायर्स, ट्रेड्स, नीड्स, सबकी जरूरतें अलग होंगी, उसके हिसाब से उनका बिहेवियर अलग होगा। और उसी हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन में वो जो सभी लोग मिलकर काम करते हैं, क्लैशेस होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। दे कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब क्लैश को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो बिल्कुल होगा ही। जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके बीच में क्लैशेस होगा। तो अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे जो मैनेजर मेरे को पसंद नहीं करता, या कैश ऑफिसर मेरे को पसंद नहीं करता, आपको इसके बारे में कैसे पता लगेगा? तो वो एक्सप्रेस किया जाएगा अलग अलग तरीकों से। कई बार वो आपकी किसी बात पे इंसल्ट कर देंगे, कस्टमर के सामने आपका मैनेजर आपको कुछ उल्टा बोल देगा, इसका मतलब वो आपको, आपकी और आपके मैनेजर के बीच में क्लैशेस है। नॉन कॉर्पोरेशन, आप उनसे किस टाइप का सपोर्ट मांग रहे हो, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कई बार बुलिंग या एंगर, मतलब उनके फेस से, उनकी बातों से आपको पता लग जाएगा कि वो आपसे एंग्री है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? क्या ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज आपस में लड़ते रहे और इस तरह से? नहीं, कभी भी जब एम्प्लॉयज आपस में लड़ेंगे तो उस ब्रांच की प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी, क्योंकि कोई एक दूसरे को कॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा है। तो कैसे एक दूसरे को जो है ब्रांच की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है? कस्टमर के सामने आप बुली कर रहे हैं या अपने ही स्टाफ की इंसल्ट कर रहे हैं, तो उससे जो है आपका प्रोडक्टिविटी कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चाहती है कि पीसफुल एंटिटीज जो भी है वो बिजनेस डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो एंटिटी है वो भी पीसफुल होकर काम करे। कन्फ्लिक्ट शुड बी एबल टू मैनेज एंड रिजॉल्व। तो जो कन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट होता है, मतलब इसको हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, अगर ये क्रिएट होगा तो हमें इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर टेंशन एंड एंग्जाइटी एट ऑल टाइम हाई ड्यू टू, अभी का टाइम क्या है, जैसे पहले का, जैसे बैंकिंग का टाइम था 10 to 5 या 10 to 4, तो आप घर जाते थे, आपके पास काफी टाइम होता था, तब स्ट्रेस ये सारा इशू नहीं होता था, बहुत रेयर केसेस में था। बट अब क्या है कि बहुत ज्यादा लोगों को स्ट्रेस हो गया है, और स्ट्रेस की वजह से लोगों के अंदर एंगर भी काफी बढ़ गया। अब कोई एडजस्ट करना नहीं चाहता, आजकल के टाइम पे एंगर बहुत मिलेगा। तो ऑफिस में आपने मान लीजिए किसी से कोई कॉर्पोरेशन मांगा और आप उससे इतने नाराज हो गए कि वो आप पे चिल्लाने लगा, तो बहुत एंगर वाली भावना आजकल आपको ब्रांच में भी दिखेगा। ये आपका पर्सनल भी इस चैप्टर को पढ़ के आपको बहुत सारी चीजें पर्सनल भी लगेगी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से होता है। तो बहुत सारे जो है लोगों में एंगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपस में कोई भी एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट होकर काम नहीं करना चाहता, तो इसकी वजह से भी जो है काफी एनेक्सिटी, ये सारी चीजें क्रिएट होती है। इंट्रोडक्शन उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही, चैप्टर ही बहुत डिटेल में बताया, कुछ आई थिंक 23 पेजेस में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम अच्छे से करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको जस्ट हम गो थ्रू करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो एम्प्लॉयर का जो रोल रोल होता है, जिसमें मैनेजर और एचआर प्रोफेशनल्स का रोल काफी सिग्निफिकेंट होता है, और जो भी वर्क प्लेस है उसके कल्चर को इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि जो कन्फ्लिक्ट है उसके जो एम्प्लॉय है उसको कन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए। इस तरह से जो आपका कल्चर डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। और जो बेसिक है कल्चर, मतलब किस तरह से कल्चर को डेवलप करना चाहिए, फेयरनेस मतलब सही, ट्रस्ट विश्वास पे, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर लेवल पे। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बैंक का होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट क्या, इसका डेफिनेशन है, क्या कंसेप्ट, इसके बारे में बात करते हैं। बोला कि conflict may occur to be a sense of anxiety मतलब कोई टेंशन, कोई चिंता, फॉर मोस्ट ऑफ पीपल। बहुत से लोगों को अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है कहीं, मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई हो गया, या ऑफिस में आपके मैनेजर से आपका नहीं बन रहा, तो आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी रहेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। बट ट्रूली स्पीकिंग इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। तो बोला है कि कन्फ्लिक्ट होना भी बहुत जरूरी है, ऐसा इसमें बोला गया, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये एक तरह से कन्फ्लिक्ट के थ्रू आप अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। कन्फ्लिक्ट अकर व्हेन इंडिविजुअल्स और ग्रुप आर नॉट ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड। तो जब आप जो चाहते हैं आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप उस केस में आपका कन्फ्लिक्ट इसमें होगा। और इसमें सीख किया जाता है ओन सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपने सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से काम हो। जैसे कोई मैनेजर है, उसके बीच में और फील्ड ऑफिसर के बीच में कन्फ्लिक्ट किस बात पे हो रहा है, किसी लोन को लेके होगा, ठीक है, या टाइमिंग को लेके होगा। कुछ मैनेजर मान लीजिए वो ऑफिस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं कंपेरिजन टू घर, तो वो क्या करेंगे, अपना 8-9 बजे तक बैठे हुए मैनेजर, ऐसा नहीं कोई 9 बजे तक बैठे तो वो काम कर रहे हैं। बहुत केसेस में ऐसा भी आपको होगा कि वो दिन भर में, मतलब कभी फोन में बातें करना, कभी इधर कभी रिलेटिव से बातें करना, तो मतलब बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। बट फील्ड ऑफिसर का जो एटीट्यूड है वो ऐसा हो सकता है कि वो अपना काम कंप्लीट करके अपने घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो। तो फील्ड ऑफिसर पॉसिबली 6 या 7 o'clock तक अपना काम कंप्लीट करता है। बट मैनेजर इससे एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो ब्रांच 9 बजे क्लोज कर रहा है, तो फील्ड ऑफिसर भी उसके साथ 9 बजे रहे और वो दोनों जो है ब्रांच को क्लोज करे, ऐसा मैनेजर का एक्सपेक्टेशन है। बट फील्ड ऑफिसर को लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है ना, सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली से, उनको भी आपको टाइम देना चाहिए। अगर आप 9 बजे घर से निकलेंगे तो आप घर कब पहुंचेंगे, मतलब ऑफिस से अगर आप 9 बजे निकलेंगे तो आप घर कब पहुंचेंगे। तो इस केस में दोनों के बीच में क्लैश होना बिल्कुल लाजमी है, मतलब डेफिनेटली इनके बीच में क्लैश होगा। मैनेजर को लगता है नहीं, 9 बजे तक हमें कम से कम ब्रांच में रहना चाहिए। इसमें पर्सनल इशू भी हो सकते हैं, क्या पता जो मैनेजर है उसकी वाइफ जो है घर पे उसको रात का खाना बनवाती हो, डिनर बनवाती हो, इसलिए वो मैनेजर ब्रांच में रुकना चाहता, बट फील्ड ऑफिसर की वाइफ ऐसी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपना घर जाकर अपनी फैमिली, बच्चों के साथ, बीबी के साथ जो है टाइम स्पेंड करना पसंद करता। तो दोनों केसेस में इनके बीच में क्या होगा, क्लैश होगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ऐसे हजारों और एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अलग अलग जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में क्लैशेस जो है होते हैं। काम को लेके भी बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। और किस किस टाइप के कन्फ्लिक्ट है, टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट में वो हम देखेंगे भी। यहाँ पे बस शॉर्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से जो है आपस में जो स्टाफ एक साथ मिलकर काम करते हैं, उनके आपस में किस तरह से जो है कन्फ्लिक्ट होते हैं। और यहाँ से देखते हैं, एक ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी है, वहां पे कन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया गया, इट इज अ सिचुएशन इन विच पीपल, ग्रुप और कंट्रीज डिसएग्री स्ट्रांगली और आर इन्वॉल्व इन ए सीरियस आर्ग्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई पीपल के बीच में भी क्लैश हो सकता है, कुछ ग्रुप्स है, ग्रुप्स में 8-9 लोग हैं, उनका आपस में क्लैश हो सकता है, कंट्रीज में भी, जैसे इंडिया और चाइना का, ठीक है, बॉर्डर को लेके क्लैश है।
तो अलग अलग जो है क्लैशेस अलग अलग सिचुएशंस में जो है हो सकता है। तो ये आपका एक्सपर्ट डिक्शनरी में बोला, इससे बाद में जो है सीरियस आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। शुरुआत में क्लैश होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, और धीरे धीरे वो बड़े आर्गुमेंट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। और मैकलीन करके एक है, उन्होंने क्लैश कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल एसोसिएटेड विद द परसेप्शन ऑफ अपोजिंग इनकम्पेटेबल गोल्स, डिजायर, डिमांड, वांट और नीड। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, आपके कोई गोल्स, कोई डिजायर, आपकी कोई डिमांड, आपकी कोई इच्छा या आपकी कोई नीड, कोई भी जो जरूरत है उसके रिगार्डिंग अगर आपका साइकोलॉजिकल मतलब आपके माइंड में अगर किसी टाइप का स्ट्रगल या फिजिकल कोई स्ट्रगल होगा तो उस केस में आपका कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। तो ये दो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। फिर से आपका ये ब्लू कलर में कन्फ्लिक्ट की एक और डेफिनेशन दी है। कन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज ए क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल, तो ये इंडिविजुअल में भी क्लैश हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस। तो दोनों का जो थॉट प्रोसेस, जो थिंकिंग अलग तरह से काम करती है, जैसे कि आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा, एटीट्यूड, हर किसी का अलग अलग एटीट्यूड रहता है, अंडरस्टैंडिंग, सोच अलग अलग, इंटरेस्ट, आपका जो सोच है, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, दूसरे पर्सन का किस में इंटरेस्ट है, रिक्वायरमेंट, ज़रूरतें अलग अलग होगी, इवन समटाइम्स परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आप पहले से किसी के लिए पहले से इमेज आप बना लेते हो तो वो आपका परसेप्शन होता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो क्लैशेस अराइज होता है। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा, इसके अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो इससे हीटेड आर्गुमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुरुआत में आर्गुमेंट होगी, फिर बाद में फिजिकल अब्यूज भी इसमें हो सकता है। तो इसमें जो पीस और जो हारमोनी है, शांति और जो मेल भाव जो है मिलजुल के रहते हैं, तो उस चीज को आप खो देंगे। और आपने देखा होगा कि दोस्ती भी सेम टाइप के थिंकिंग के लोगों के बीच में होती है। ठीक है, जैसे एक पर्सन होगा जो बहुत ही आइडियल टाइप का होगा, जो बहुत एथिकल वे में सोचता होगा। ठीक है, तो उसका नाम मान लीजिए ए है, मान लीजिए बी है, बी बहुत ही अनएथिकल वे में सोचता होगा। ठीक है, उसको चीज़ें बहुत अनएथिकल चीज़ें पसंद होगी, तो ए और बी की कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन मान लीजिए सी, वो भी ए सी की तरह सोचता है, तो ये दोनों दोस्त बन जाएंगे। ऐसे कोई डी, वो भी बहुत ही अनएथिकल वे में सोचता होगा, तो वो दोनों दोस्त बन जाएंगे। कॉलेज या स्कूल में आपने देखा होगा कि जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं तो उनके दोस्त भी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, और जो बाहर घूमना खेलना कूदना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके दोस्त भी उसी टाइप के होते हैं। यानी एक टाइप के जो लोग होते हैं, एक तरीके की जो थिंकिंग है, एक तरीके का जो एटीट्यूड है, उस तरह के लोगों की दोस्ती होती है। अगर हम इस केस में ए और बी देखें तो इनका आपस में क्लैश हो जाएगा, कोई भी बात है तो उसको लेकर इनकी क्लैशेस इसमें होने शुरू हो जाएगी। मान लीजिए ए और बी ने बात की और वो चाह रहे कि हम दोस्त बन जाए, लेकिन ए बोलेगा चलो पढ़ाई करते हैं, बी बोलेगा नहीं अभी खेलने का टाइम है, तो इनके बीच में कभी बनेगी नहीं और अगले दिन से इनकी जो दोस्ती है वो खत्म हो जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लैशेस होना या कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल जरूर, बिल्कुल ही मतलब ये होगा ही होगा अगर जो पर्सन है उनका थिंकिंग, उनका एटीट्यूड, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें, इवन परसेप्शन, परसेप्शन मतलब पहले से आप किसी के लिए धारणा बना लेते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, तो उसको परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कई बार स्कूल में होता था ना, कोई नई टीचर आ गई तो उस टीचर को देख के आपने पहले से धारणा बना ली, आपको टीचर देख के बहुत स्ट्रिक्ट लग रही है, जैसे उन्होंने मान लीजिए स्पेक्ट लगा रखा है, और उसको देख के ही आपने परसेप्शन बनाया कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, बट आपको अगले दिन पता लगा नहीं वो ऐसी नहीं है। तो परसेप्शन मतलब पहले से हम किसी के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है ये वैसा है, मतलब हम पहले से अपने दिमाग में प्रिडिक्शन कर लेते हैं उसके बिहेवियर को लेकर, तो वो होता है हमारा परसेप्शन। ठीक है, तो इन सभी की चीज़ों की वजह से जो है आपका कन्फ्लिक्ट जो है अराइज इसमें होता है। सिर्फ ये आपका ऑफिस में नहीं, आपका और जो कन्फ्लिक्ट है ये पर्सन में या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बीच में हो सकता है। कोई ग्रुप मिलके काम कर रहा है, मान लीजिए 10 लोग हैं, तो उनकी अलग अलग सोच उस चीज़ को लेके होगी। दे कैन हैपन विद इन द फैमिली, फैमिली में भी होता है, फ्रेंड्स के साथ भी होता है। और कन्फ्लिक्ट मतलब आप वर्क प्लेस, वो तो होना जरूरी है, मतलब वर्क प्लेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी बात पे कन्फ्लिक्ट, आपकी जो सोच है वो आपस में मैच नहीं करेगी दूसरे आपके साथ के जो बाकी के जो एम्प्लॉय है, आपके जो कलीग्स हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे भी क्लैशेस होके आपके कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ पे भी होंगे। फैमिली में भी होता है। ठीक है, कई बार मान लीजिए आपके मम्मी पापा अलग तरह से सोचते हैं, आप अलग तरह से सोचते हैं, आपकी वाइफ अलग तरह से सोचती है, बच्चे अलग तरह से सोचते हैं, तो हर जगह जो है इसमें कन्फ्लिक्ट का जो माहौल बन ही जाता है। फैमिली मान लीजिए 4-5 लोग हैं तो 2 लोग एक तरह से सोचते हैं, 2 लोग एक, तो ये टीम अलग हो जाती है, ये टीम अलग हो जाती है, तो यानी इस टीम का इस टीम से कन्फ्लिक्ट होगा, किसी भी बात पे कोई भी डिसीजन लिया जाना है घर के लिए, तो उस चीज़ में भी जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और कन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, अब इसे देखा जाए तो हम सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं, अभी कुछ भी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से जो आपका एग्जाम में से जो आएगा वो यहाँ से शुरू नहीं है, और यहाँ से जो थोड़ा थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसको रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना बेस बना रहे हैं कि चैप्टर में एक्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चल रही है। कन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, तो इसमें सिर्फ ऑफिस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट होता है उसकी इसमें बात की जाएगी। एट एनी वर्क प्लेस नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर, तो वर्क प्लेस में क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। जो बैंकों की बड़ी ब्रांचेस होती है वहाँ पे 60 60 70 70 स्टाफ एक साथ काम करते हैं, कुछ छोटी ब्रांचेस वहाँ पे 4-5 लोग मिलकर काम करते हैं, तो सभी लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करते हैं। कन्फ्लिक्ट इज नॉर्मल एंड नेचुरल अक्रेंस, तो कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल लाजमी है। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ फैमिली, इनका आपस में भी कभी ना कभी लड़ाई होता है,
सेम बिल्कुल वैसी केस है। अगर मम्मी पापा है, आपकी कई बार उनसे सोच मैच नहीं करती, उनसे भी आपकी कभी लड़ाई हो जाती है। तो सेम ऐसे ही ऑफिस में आप अपना आधा से ज़्यादा टाइम जो है पूरा ऑफिस में आप स्पेंड करते हो, और ऑफिस को आपका फर्स्ट होम जब बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी अगर आप अपने कलीग्स के साथ काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपका क्लैश या फिर कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल लाजमी है, वो बिल्कुल इसमें होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है, अगर वर्क प्लेस में कन्फ्लिक्ट होता है तो इट टेंड्स टू लोअर द टीम मोरल एंड इंक्रीज अपस्टेंसेस। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टीम का जो मोरल है, मतलब काम आप जिस तरह से करते थे वो कम हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा तो एबसेंट मतलब अपना एबसेंट छुट्टी कर लेंगे, विच नॉर्मली रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इससे अल्टीमेट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है प्रोडक्टिविटी, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इसमें कम होगा। और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और जो हार्मोनी है वो कम हो जाता है, उसको इम्पैक्ट इससे होता है। इन सिंपल वर्ड, conflict at workplace is the struggle that happen when people feel they are incompatible goals, they have incompatible goals, want, demand और needs। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज इस वजह से होता है, ये स्ट्रगल होता है कि जब लोगों को फील होता है कि जो उसके गोल है वो पूरे नहीं हो रहे, उनकी इच्छाएं जो है, उनके नीड्स, उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज इसमें हो जाता है। फिर इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा, इसकी वजह से इट कॉज ए मासिव डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पेन, डिस्कम्फर्ट, सैडनेस और एंगर, मतलब सभी मिक्स फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट भी है, आप बहुत दर्द में भी है, आप बहुत डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में, मतलब कहीं घूमने जाना है, कुछ आपका मन ही नहीं करेगा, बहुत सैड भी है और बहुत एंगर भी है। तो अभी ऑफिस में आपका कन्फ्लिक्ट हुआ, मान लीजिए ऑफिस में आपका मूड खराब हो, तो घर जाके आप फैमिली के साथ जो है उनसे भी आप अच्छे से बात नहीं करोगे, तो ये ओवरऑल आपके जो सैडनेस लेवल है उसको डबल कर देते हैं। क्योंकि ऑफिस से आप गए, आपका मूड खराब, आपने मान लीजिए किसी अपने कलीग से किसी बात को लेके बहस हो गया आपका, ठीक है, अब आपका मूड खराब, आपके कलीग का मूड खराब, फिर आप अपने घर जाएंगे, अपनी वाइफ और बच्चों से अगर आप बात कर रहे हैं तो उनसे भी आप खराब तरह से बात करके फिर उनका भी मूड खराब, फिर वो जो कलीग जिससे आपने बात की वो भी अपने घर जाएगा, मान लीजिए वो अपनी वाइफ से, अगर उनके पेरेंट्स रहते तो पेरेंट्स के साथ वो अच्छे से बात नहीं करेगा, अपने बच्चों के साथ नहीं बात करेगा, फिर उसकी वाइफ का भी मूड खराब, अब उसकी जो वाइफ है वो आपसे सही तरह से बात नहीं करेगी, मतलब ये प्रॉब्लम को बढ़ाता जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक, इसमें बोला जा रहा है कि नेचुरल है, हाँ डेफिनेटली नेचुरल है, बट हमें इसको जितनी जल्दी हो सके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम ये रहा तो ये एक तो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, साथ के साथ आपके आसपास के जो लोग हैं, आपकी जो फैमिली, उनको भी काफ़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। और ऑर्गेनाइजेशन को तो डेफिनेटली करेगा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम होने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट भी वो कम हो जाएगा, तो ये सबको बुरी तरह से जो है इम्पैक्ट करता है। और इसमें बोला है कि अगर किसी को मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट है, तो जो मैनेजर्स है वो अपना 25% ऑफ देयर टाइम, 25% टाइम तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ही लगा देते हैं, ऐसा एस्टिमेशन किया गया 25% टाइम, तो ये बहुत बड़ा टाइम है। इसी 25% टाइम को अगर मैनेजर्स ऑफिस के वर्क के लिए करेगा तो वो ऑफिस की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में लगा हुआ है, उनकी लड़ाई झगड़े को सुलझाने में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ऑफिस को इससे कोई फायदा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा नहीं होने वाला। और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट एंड अननेसेसरी टेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी रिस्पेक्ट भी कम हो जाएगी। कैसे, मान लीजिए आप आपस में लड़ रहे हैं, दोनों दो कलीग्स आपस में लड़ रहे हैं, ए और बी, और वहाँ पे स्टाफ है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, खासतौर के ऐसे जो सर्विस इंडस्ट्रीज है, जैसे स्टाफ, ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज होगी, तो कस्टमर देख रहा है ये तो आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, और कस्टमर मान लीजिए किसी काम के लिए आया था, तो आपका लड़ाई खत्म हो तब तो आप कस्टमर को सर्विस देंगे, तो मतलब कस्टमर का एक नेगेटिव इंप्रेशन हो जाएगा, तो अगली बार वो जो आपको एक रिस्पेक्ट की नजर से देखता था वो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, और साथ साथ अननेसेसरी जो टेंशन है वो भी क्रिएट हो जाएंगे, और सिर्फ आपका कस्टमर ही नहीं, आपस में जो बाकी के कलीग्स है वो भी आपको एक कम रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, कब, जब आपका बहुत फ्रिक्वेंटली किसी के साथ जो है क्लैश होता है, आपकी थिंकिंग का मिसमैच होता है। इंडिविजुअल टॉक इल अबाउट अदर्स एंड स्पॉइल द इन्वायरमेंट, तो इसमें क्या होगा कि जब आपका ए और बी का मान लीजिए बहस हो गया, तो अब ए लंच रूम में बी की बुराई कर रहा है, फिर बी लंच रूम में ए की बुराई कर रहा है, तो इससे जो पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा खराब हो जाता है। You might be an excellent performer at diligent workers, but if you keep on fighting with your fellow workers, you will definitely earn a bad name। मान लीजिए आप बहुत मेहनती है, और आप किसी का एग्जांपल ले लीजिए, जो ऑफिस में बहुत मेहनत करता है, वो बहुत हार्ड वर्कर है, और कई बार कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, ये बहुत मेहनत करता है, टाइमिंग है सुबह मान लीजिए 10 बजे, तो ये 9 बजे ब्रांच आ जाता है, शाम को मान लीजिए इसको 6 या 7 बजे क्लोज करना चाहिए, वो शाम के 9 बजे तक बैठा रहता है, ठीक है, तो ये खुद इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, इसको ये बाकियों से क्या एक्सपेक्ट करता है कि सब लोग मेरी तरह हार्ड वर्क करें, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन सभी से वैसी ही हो जाती है कि जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरह कर रहा हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे, तो सबसे इतना एक्स्ट्रा जो है हार्ड वर्क की एक्सपेक्टेशन रखने लगता है।
और बाकी लोग अगर इसका जितना काम नहीं करेंगे तो ये उनके साथ इसका थिंकिंग मैच नहीं करेगा और उसका बाकियों के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये मैनेजर पोस्ट में ही है तो ये बाकी स्टाफ से भी चाहेगा कि वो भी इतना काम करे, अगर लोग इतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि सभी लोग बराबर नहीं होते ना, सभी का एफिशिएंसी बराबर नहीं होता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम कम टाइम में करते हैं, कुछ लोग 6 घंटे में उस काम को करते हैं जो कि दूसरे लोग 10 घंटे में करते हैं, ठीक है। तो सबका एफिशिएंसी अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं आप हमेशा काम में लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एफिशिएंसी भी उतना ही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, बॉडी को अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे और मेंटली और अगर फिजिकली रेस्ट आप नहीं ले रहे, तो उस केस में आपका प्रोडक्टिविटी कुछ टाइम बाद डाउन होता है, ये डेफिनेटली और कई सारे रिसर्च में भी पाया गया। पर कुछ लोगों को लगता है कि हम 9 बजे से मतलब जल्दी आ गए, रात को हम लेट जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा हमेशा सही भी नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी जो आउटपुट है वो आपके टाइमिंग टेबल पर डिपेंड नहीं करती। कुछ लोग 6 घंटे में उतना काम करते हैं जितना बाकी लोग 9 घंटे में भी करते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो इसका बाकियों से क्या क्या होने लगेगा, क्लैश होगा। तो भले ही आप बहुत हार्ड वर्क करेगा, पर बाकियों के साथ आप फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं उनके साथ कि तुम क्यों नहीं सुबह 9 बजे आते या तुम रात के 9 बजे तक क्यों नहीं रुकते, इस तरह से आप लड़ाई कर रहे हैं, तो उससे आपका नाम ही खराब होगा। भले ही आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इससे आपका जो है बैड नाम ही होगा। आपको अच्छे आपके अच्छे गुणों के लिए नहीं जाना जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी में अगर मान लीजिए 10 अच्छे गुण है और 10 अच्छे गुण है, उसमें से मान लीजिए एक गुण बहुत खराब है, तो इस 10 की तारीफ नहीं होगी, ये जो एक खराब है उसी के नाम पे आपको जाना जाएगा। तो एक खराब गुण इज इक्वल टू 10 अच्छे गुण। तो इससे आपका आपने एक चीज खराब है कि आप सबसे लड़ाई कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे, आप में भले ही 10 अच्छी खूबियां हैं, बट वो इसके बिल्कुल बराबर मान लिया जाएगा, और बराबर भी नहीं देखा जाए तो ये ज्यादा भारी रहेगा, यानी आपके खराब गुण से आपको जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसमें होता है। और कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस मस्ट बी अवॉइडेड एंड एम्प्लॉय मस्ट कंसंट्रेट ऑन। तो जो गोल्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स, उस पर आपको फोकस करना चाहिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट पे। गिव योर बेस्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। जो भी आप काम करते हैं उसमें बेस्ट देने की कोशिश करें। अपना जो ऑफिस एंटर करें तो काम पीस माइंड के साथ आप जाइए। और मतलब किसी को ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिए, ज़्यादा हाइपर मतलब अचानक से बहुत गुस्सा इस तरह से बिहेव ना कीजिए। ऑलवेज थिंक, जो भी आप बोलते हैं उससे पहले एक बार सोचिए क्या हम बोल रहे हैं, और एक प्रोफेशनल अप्रोच इसमें होनी चाहिए। एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस विद योर फेलो वर्कर्स। तो अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। रिस्पेक्ट एवरीवन एट ऑफिस एंड रिमेंबर फाइटिंग इज नॉट ओनली द सॉल्यूशन। तो हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, और फाइटिंग जो है सॉल्यूशन नहीं है। आपको लग रहा है कि आप लड़ लेंगे तो आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, बट वो सच नहीं है। और किसी का अगर बिहेवियर में, जैसे मैंने आपको बताया, जेनेटिक है, तब तो कुछ नहीं किया जा सकता। पर अगर किसी का आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई का बिहेवियर है, मतलब उसका हैबिट ही है कि हर बात पे बहस करना, तो कुछ ना कुछ उनके साथ इश्यू होगा। उनके साथ आप पीसफुली बात करने की कोशिश कीजिए, अगर इस तरह की कोई एम्प्लॉय आपके ऑफिस में है तब। और फिर इस पैराग्राफ में भी बस आपको बता रखे कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, मतलब पीसफुली आपको काम करना चाहिए, और अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए। किसी को भी लड़ना झगड़ना पसंद नहीं होता है। एक दो केस तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे जिनको लड़ना झगड़ना सच में पसंद होता है, ऐसे आपको ऑफिस में मिल जाएंगे। बट जनरली अगर बात करें तो कोई ऐसा लड़ना झगड़ना, नेगेटिव एनर्जी लेना, टेंशन लेना कोई पसंद नहीं करता। तो पीसफुली अपना काम कीजिए, अपना घर जाइए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और नया दिन अपना फ्रेश मूड के साथ अपना स्टार्ट कीजिए। ये सब इसमें आपको बताया गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की है। अब आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो हॉकर्स एंड विलमोट 1991 में कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए जो कि कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं। और कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज यूनिवर्सल, मतलब हर जगह आपको मिलेगा, मतलब दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट इज एसोसिएटेड विद इनकम्पेटेबल गोल। तो आपके कुछ गोल्स जो कि इनकम्पेटेबल है, जो जिसमें आपकी योग्यता नहीं है। इनकम्पेटेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है अयोग्य। आपको जो गोल दिए हैं उसके लिए आप, उस गोल के लिए आप योग्यता नहीं है आप में, आप वो गोल नहीं पूरा कर सकते, तो उस केस में भी आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इट इज एसोसिएटेड विद स्कार्स रिसोर्स। आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैनेजर है, सिर्फ 3 एम्प्लॉयज दिए और 2 उसमें से छुट्टी पे चले गए, अभी मैनेजर और एक क्लर्कल है, तो कैसे काम होगा। तो उस केस में उसको स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होगा। अगले दिन जो छुट्टी पे उनके साथ मैनेजर बहुत कॉन्फ्लिक्ट वे में जो है बात करेगा कि तुम बार बार छुट्टी ले लेते हो, कोई है नहीं, हम अकेले कैसे काम करें। तो अननेसेसरी जो है स्ट्रेस वहाँ पे क्रिएट इसमें होगा। इट इज एसोसिएटेड विद इंटरफेरेंस। तो बार बार आपके काम में कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं मान लीजिए, बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है आपका मैनेजर, कितना काम हुआ कितना बचा है, तो अननेसेसरी इंटरफेरेंस की वजह से क्या आपको भी गुस्सा आ जाएगा, फिर आप उसके साथ बहस करेंगे कि आप मुझे क्यों बार बार डिस्टर्ब करें, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इट इज अ साइन ऑफ पुअर रिलेशनशिप, मतलब अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, डेफिनेटली वो कॉन्फ्लिक्ट उसको बताता है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे साल बिल्कुल शांति के साथ काम करें, कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आपका अराइज होगा। इट कैन नॉट ऑलवेज बी रिजॉल्व। तो हमेशा ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकल आए, हमेशा रिजॉल्व भी नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज बैड, हमेशा ये बुरा नहीं होता। कई बार कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लोगों में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है,
कंपटीशन की वजह से आप एक स्कोरर भी बन जाते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए दो दोस्त है स्कूल में, उनकी लड़ाई होगी ए और बी, ठीक है, किसी बात पे प्लेग्राउंड में। अब ए और बी आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। अब ए ने मन में ठान लिया कि इस बार जो एग्जाम होगा मैं 20 से अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। अब ए क्या करेगा, बहुत मेहनत करेगा। बी देखेगा कि ए बहुत अच्छा कर रहा था, वो उसको देख के मेहनत करेगा। तो दोनों पढ़ेंगे और फिर बाद में पता लगा ये दोनों ही क्लास के टॉपर है। यानी कन्फ्लिक्ट की वजह से जो है कई बार आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी है, जब आप इसको सीरियस वे में ले लेते हैं तब। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कन्फ्लिक्ट के आपके हॉकर्स और विलमोट ने बताए हैं। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बताई गई है कन्फ्लिक्ट की। कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व अपोजिशन। कन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। तो कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप उसमें कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल है। आफ्टर ऑल एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एग्री ऑन एवरीथिंग ऑल द टाइम। मतलब कोई भी चीजें हमेशा आप लोग हाँ हाँ नहीं बोल सकते, हमेशा ऐसा नहीं होगा। व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज डिसएग्रीमेंट विद अदर्स इट लेड टू कन्फ्लिक्ट। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि डेली आप हर चीज पे एग्री करेंगे, तो कभी कभार डिसएग्रीमेंट होना लाजमी है, वो मतलब होगा। तो इससे जो आपके बीच में कन्फ्लिक्ट इसमें होगा। और कन्फ्लिक्ट इज मोर देन जस्ट एन डिसएग्रीमेंट। कन्फ्लिक्ट इज, तो कन्फ्लिक्ट सिर्फ इतना नहीं कि मैं आपकी बात को एग्री नहीं करता, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वन या बोथ द पार्टीज परसीव्ड ए थ्रेट। और मतलब उनको कुछ खतरा, कुछ नेगेटिव जो है थ्रेट वाली जो है इसमें फीलिंग इसमें आती है। ये रियल भी हो सकता है, क्या पता आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं इस तरह की कोई बात ना हो, ऐसा भी इसमें हो सकता है। रिस्पॉन्स टू कन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन। तो आपकी क्या परसेप्शन, आपने पहले से क्या धारणा बनाई है किसी के लिए, तो उस पर भी आपका जो कन्फ्लिक्ट है डिपेंड करता है। रिस्पॉन्स टू कन्फ्लिक्ट इज नॉट एन, जैसे मैंने आपको टीचर का एग्जांपल दिया, उसको देख के पहले दिन आपने इमेजिन किया कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो पहले से आपने धारणा बना ली, तो उस तरह से आप उनके साथ बिहेव करेंगे। द रिस्पॉन्स टू कन्फ्लिक्ट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव रिव्यू ऑफ द फैक्ट। मतलब सच में ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा फैक्ट की वजह से ही कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। इट इज बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफ एक्सपीरियंस, कल्चर, वैल्यू, बिलीफ ऑफ कंसर्न पर्सन और ग्रुप। तो आप किसी के लिए धारणा किस हिसाब से बनाते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा इस तरह का आपका कल्चर, वैल्यू या आपका बिलीफ इस तरह से होगा, इसी वजह से आपने परसेप्शन बनाया है। तो हमेशा फैक्ट, ऐसा नहीं कि हमेशा 100% सच्चाई है उसी के बाद ही कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। कई बार हमारी खुद की धारणा, हमारा खुद का परसेप्शन, उसके बेसिस पे भी जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। और हम धारणा कैसे बनाते हैं, हमारे लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, हमारा कल्चर ऐसा रहा हो, हमारी वैल्यूज, हमारे सिद्धांत, हमारा बिलीफ, ठीक है, हम जो बिलीव करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी धारणा या हमारा परसेप्शन डिसाइड होता है, और उससे भी जो कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल। मतलब ये सब खत्म नहीं कर सकते। दिस इज पार्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल। तो जो साथ में काम करेंगे उनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट तो रहेगा, ठीक है। इनएविटेबल मतलब ये रहेगा, वहां पे उस चीज में ये रहेगा। कन्फ्लिक्ट इज इंटरनल डिस्कॉर्ड दैट अकर बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडियाज। तो अलग अलग आइडियाज, वैल्यूज, परसेप्शंस लोगों की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से जो है आपस में जो मतभेद हो जाता है, तो वही आपका कन्फ्लिक्ट रहता है। और आजकल का टाइम है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय है उसको अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस, अलग अलग कल्चर, अलग अलग इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से जो है हायर किया जाता है, अलग अलग इसकी वजह से। तो लोगों का जो व्यू पॉइंट है, बैकग्राउंड है, अलग अलग वर्क स्टाइल, उन सबको साथ लाके काम किया जाता है बिजनेस पर्पज के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कन्फ्लिक्ट आपकी अराइज में, डिसएग्रीमेंट जो है वो अराइज में होगी। और वर्क फोर्स कन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, मतलब ये हर जगह आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज रिमेन अमंग ह्यूमन। और ये हमारी जो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ है उसका अनअवॉइडेबल एलिमेंट है, मतलब उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड वन शुड नॉट ट्राई टू अवॉइड इट, मतलब इसको आपको अवॉइड भी नहीं करना चाहिए। देर इज ए प्रोवर्ब, एक प्रोवर्ब इसमें बताइए, इफ यू ऑलवेज सी टू फ्रेंड्स स्माइलिंग ऑल द टाइम्स। आपने दो दोस्त देखे मान लीजिए ए और बी, और आपस में ये हमेशा हंसते रहते हैं, आपस में हमेशा हंसते आपको मिलेंगे। इट शो दैट दे हैव नॉट बीन टेलिंग ईच अदर ट्रूथ। मतलब ये आपस में एक दूसरे को सच नहीं बताते, इसकी वजह से ये हमेशा हंस रहा है। तो मतलब हमेशा 100% कोई हमेशा ही हंस रहा है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़, कि वो आपस में जो ट्रू फीलिंग है, जो रियलिटी है, वो नहीं बताते। ए के मन में मान लीजिए बी के लिए कुछ नेगेटिव है, बट उसको बोलता कुछ और है, हमेशा पॉजिटिव बोलता है, और बी ए को हमेशा पॉजिटिव बोलता है, मतलब ट्रुथ नहीं बोल रहे और उसकी वजह से वो हमेशा स्माइल कर रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज रिमेन अमॉन्ग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैंने बताया, अगर आपके रोबोट्स है, सॉफ्टवेयर है, तो उनको तो आपस में जो प्रोग्राम डाल दिया उस हिसाब से वो सोचेंगे, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड देंगे। बट ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से सोचता है, जैसे जैसे उसको परिस्थितियाँ आई, जैसा उसका कल्चर, माहौल, बचपन में जिस इन्वायरमेंट में वो पाला पला बड़ा है, जैसे उसके स्कूल में फ्रेंड्स मिले, जैसा स्कूल का कल्चर, ठीक है, उससे उसका बिहेवियर इंपैक्ट करता है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिलेगा। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब अगर आप सोचो कि आप 100% पीसफुल माहौल में रहो, आप कभी कन्फ्लिक्ट किसी से ना हो, तो ये नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। टू और मोर पर्सन और ग्रुप आर डिफरेंट इन एजुकेशन। तो अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी अलग है, आपकी जो ट्रेनिंग है ऑर्गेनाइजेशन वो भी अलग है। सो कन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी अवॉइड, मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते।
कॉन्फ्लिक्ट आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल बताया कि ए और बी के आपस में मान लीजिए प्लेग्राउंड में लड़ाई होगी, ठीक है। अब ए ने मन में सोच लिया कि बी को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे से नंबर लाऊंगा इससे ज्यादा। बी ने देखा ए बहुत मेहनत कर रहा है, उसने इसको देख के पढ़ना शुरू कर दिया, फिर यही दो जो है क्लास में टॉप कर गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। बहुत सी पिक्चर भी है ना, जैसे आपने बहुत सी जैसे उसमें क्या होगा कि जैसे हीरो हीरोइन है, और उस पिक्चर में क्या होगा कि हीरो हीरोइन और जो हीरोइन का जो फादर है, बहुत सी पिक्चरों की ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है, ये स्टोरी तो आपको हर जगह मिल जाएगी। हीरोइन का जो फादर है वो हीरो को पसंद नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। अब वो जब हीरोइन का हाथ लेने के लिए, हाथ मतलब शादी के लिए बोलने के लिए, उसको अगर हीरो उसके फादर के पास जाता है तो फादर उसको इंसल्ट करता है। उसके हीरो के बीच में, उसके फादर के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि तुम बहुत गरीब हो और मेरी बेटी बहुत अमीर है, कैसे वो तुम्हारे घर में रह पाएगी, इस तरह से जो है उसका फादर उसको बोलता है। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। तो हीरो के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो हीरोइन के साथ भाग जाए, पर कई बार हीरो क्या करता है, वो इसको पॉजिटिव वे में लेता है और वो कोशिश करता है कि मैं बहुत रिच बन के आऊंगा और तब आपकी बेटी का मैं हाथ मांगूंगा, ठीक है। कई सारी मूवी है, आई थिंक धड़कन, ये भी ऐसी इसी वाले प्रिंसिपल पे मूवी थी। तो यानी जो कन्फ्लिक्ट है, जो हीरो के बीच में और लड़की के बाप के बीच में, जो लड़की के फादर के बीच जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, उसकी वजह से जो है हीरो ने उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और अपने आप को ग्रो किया। तो कन्फ्लिक्ट आर एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, तो इससे आप खुद को ग्रो भी कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट वंस रिजॉल्व हेल्प टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग, तो अगर एक बार इसको आपने रिजॉल्व किया तो आपके बीच में एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। दे गिव कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ टू बिलीव दैट रिलेशनशिप कैन सर्वाइव चैलेंजेस एंड डिसएग्रीमेंट। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ मिलती है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी आप खुद को सर्वाइव कर गए। तो इससे आपको जो है पॉजिटिव फील आती है कि हाँ, ऐसे सिचुएशन में भी हमने खुद को जो है सर्वाइवल कर लिया, ऐसे टाइम पे भी मतलब हम काफी स्ट्रांग है कि हम ऐसे सिचुएशन को, ऐसे चैलेंजेस को, ऐसे डिसएग्रीमेंट को भी रिलेशनशिप में जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको पॉजिटिवनेस, इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है आपका आर कॉन्फ्लिक्ट बैड और अनडिजायरेबल, मतलब क्या ये अच्छा है बुरा है, उसके बारे में बात की। मतलब इसको लेके तीन व्यू पॉइंट्स बताएं। पहला एक ट्रेडिशनल व्यू है, दूसरा आपका ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट्स, और तीसरा आपका इंटीग्रेटिस्ट, मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना उस तरह का व्यू। तो तीनों व्यू के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल बिलीव दैट कन्फ्लिक्ट इज बैड, इट शुड बी अवॉइडेड। तो जो ट्रेडिशनल है, मतलब जो पुराने लोग हैं, वो सोचते हैं कि कन्फ्लिक्ट तो बुरा है, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। जो ह्यूमन रिलेशन वाले एक्सपर्ट है, वो सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है। नेचुरल मतलब ये अगर आप काम कर रहे हैं ये तो होगा, ये आपके बिहेवियर में है तो उसको नहीं रोका जा सकता, ऐसा ह्यूमन रिलेशन वाले सोचते हैं। इट प्रोवाइड एवेन्यू टू नो द ओपिनियन एंड ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिविटी। तो ये सोचते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप वाले कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। और जो इंटीग्रेटेड वाले व्यू वाले होते हैं, उनको लगता है कि ये हेल्पफुल है। कॉन्फ्लिक्ट इज व्यू एज ए पॉजिटिव फोर्स एक्सपेक्ट व्हेन इट इज मिस डायग्नाइज मिसमैनेज, और अगर आपने गलत तरीके से उसको मैनेज किया तब तो ये खराब है, वरना ये पॉजिटिव है। इस तरह से आपके इंटरगिस्ट वाले सोचते हैं। तो तीन तरीके का व्यू पॉइंट आपको यहाँ बताया। ट्रेडिशनल वाले सोचते हैं नहीं ये खराब है, ह्यूमन रिलेशन वाले सोचते हैं कि ये नेचुरल है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और इंटेलिजेंस वाले सोचते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है, मतलब इससे आपको मदद मिलती है आगे ग्रो करने के लिए। इस तरह से इनका थिंकिंग है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, कितने टाइप का आपका कन्फ्लिक्ट होता है। और कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट की बात करें, इट इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप और एम्प्लॉयज रिगार्डिंग वर्क। काम को लेके कोई आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया एम्प्लॉयज के बीच में, तो आपका हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्लिक्ट। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। मेनली तीन टाइप का आपको कन्फ्लिक्ट बताया है। एक है आपका टास्क, दूसरा है रिलेशनशिप, और तीसरा आपका वैल्यूज। टास्क कंप्लीट आपके काम को लेके होता है, रिलेशनशिप आपके पर्सनल आपका रहता है, और वैल्यूज आपकी जो वैल्यूज होती है, जो आप सोचते हैं, उस तरह से जो है ये कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपके काम को लेकर होगा, जो ऑफिस में आपका काम है, जो आपका वर्क है, आपके जो गोल्स है, उसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको बोलते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट। इट इज रिलेटेड टू कंसिडर इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ड्यूटी। तो जो आपकी ड्यूटीज है, जो आपको काम दिया जा रहा है और आपसे जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है, तो उसकी वजह से आपका टास्क कंप्लीट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैनेजर ने आपको मान लीजिए कोई काम दिया हुआ है और आप उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको अच्छे से इसमें ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ, ठीक है। तो मैनेजर जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है उस तरह से काम नहीं हो रहा, तो मैनेजर के बीच में और आपके बीच में क्या होगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। तो काम को लेके जब कंफ्लिक्ट अराइज होता है उसको हमेशा टास्क कंफ्लिक्ट इसमें बोलेंगे। इट इंक्लूड असाइनमेंट गिवन टू एम्प्लॉय एंड ऑल्सो डिस्प्यूट अबाउट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको कोई असाइनमेंट दिया गया, आप अच्छे से उस काम को नहीं कर पा रहे, और ओपिनियन अलग अलग है, किसी प्रोसेस को लेके, किसी पॉलिसीज को लेके आपका ओपिनियन अलग है, आपके मैनेजर का अलग है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को किस तरह से आप शेयर कर रहे हो, तो उसमें भी जो है डिस्प्यूट अराइज होगा, तो वो आपका टास्क कंफ्लिक्ट इसमें हो जाएगा।
इट इज़ ईजीएस्ट टाइप, सबसे ईजी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आपका यही है, क्योंकि इसको रिजॉल्व करना बहुत ईजी होता है। इसमें क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपको काम नहीं आ रहा तो आप अपने मैनेजर को बताइए कि मेरे को इस काम में यही प्रॉब्लम आ रही है, तो शायद वो आपको ट्रेनिंग दिलवाए, ठीक है, जिसके थ्रू आपके वो जो इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो इसमें जो बेस्ट सॉल्यूशन है टास्क कॉन्फ्लिक्ट का वो है कम्युनिकेशन। आप उसको इन्फॉर्म कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपस में डिबेट कीजिए, तो यही इसका ईजिएस्ट सॉल्यूशन है। इट रिक्वायर्ड एक्टिव लिसनिंग। तो मैनेजर को आपकी बात सुननी होगी। कई बार कुछ मैनेजर है कि वो सामने वाले को कुछ सुनते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि मुझे काम चाहिए, अब कैसे भी तुम करो, कहीं से भी करो, मुझे करके दो। तो उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आपका डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अगर आप लिसनिंग करेंगे, अगर मैनेजर उसकी बात सुनेगा एम्प्लॉय की कि हाँ उसको सच में प्रॉब्लम है, उसका जेन्यून इशू है, बोलते हैं ना जेन्यून रीजन है, तो अगर वो सुनेगा तो डेफिनेटली वो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहेगा। तो इसमें एक्टिव लिसनिंग जो है जरूरी है। और इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी वो सब इंप्रूव होगी, अगर ये जो आपका टास्क कॉन्फ्लिक्ट है इसको अगर आपने सही वे में रिजॉल्व किया है तब। सेकंड आता है कि अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी बता रखा है, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व। अगर टास्क कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व पार्टीज इन ए कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। कोलैबोरेशन मतलब मिलके, जो मैनेजर के बीच में इशू आ रहा है, जो एम्प्लॉय, वो मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन आर पॉसिबल थ्रू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग आल्सो, एंड आल्सो आउटकम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इम्पोज्ड ऑन दैट। मतलब उनसे पूछे जाए उनकी क्या राय है और आउटकम को उन पर किस तरह से इम्पोज ना किया जाए। बोथ द पार्टीज फाइंड आउट सॉल्यूशन टुगेदर, मतलब मिलके जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा टास्क कॉन्फ्लिक्ट। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपका है, पूछ सकते हैं ये वाला। तीन टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, टास्क, रिलेशनशिप और वैल्यू। तीनों का एक एक नंबर में भी अगर आपको मालूम है तो एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की। ये किस वजह से होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल। ये आपका काम को लेके था, ये वर्क वाला कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये आपका रिलेशनशिप, ये आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। दैट डेवलप ओवर डिसएग्रीमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप। तो ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस होता है, पर्सनल डिफरेंसेस जो होते हैं, वही आपका रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर पर्सनल इश्यूज एंड नॉट वर्क रिलेटेड। फिर से ये लाइन रिपीट की है कि ये पर्सनल मैटर है, ये वर्क वाला मैटर है ही नहीं। ड्यू टू इट्स पेक्युलर नेचर दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू डिफ्यूज। अब ये इंसान का जो पर्सनल, अगर कोई काम वाली बात है तो काम का तो रिजोल्यूशन लाया जा सकता है, सॉल्यूशन। बट किसी के पर्सनल बिहेवियर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो काफी डिफिकल्ट है सॉल्व करना। और किस वजह से होता है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज डिफरेंस इन पर्सनालिटी। अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग टेस्ट, और अगर लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है वो भी काफी डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है होता है। इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, बाय लिसनिंग टू अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी एंड इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन। तो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू लिसन करके आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के कॉन्फ्लिक्ट है, लिसनिंग मतलब दूसरे की बात को समझना, उनके व्यू पॉइंट को समझना, वो सबसे जरूरी है। तो यहाँ भी सॉल्यूशन लिसनिंग है, और आपका यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या था, लिसनिंग। लिसनिंग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। जैसे कोई केस सुनाने के लिए क्या होता है कि जज साहब बैठे हैं और उनको केस सुनाया जा रहा है वकील के द्वारा, दोनों पक्षों के द्वारा। जज अगर केस के बारे में सुनेंगे नहीं, बिना सुने उसने उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले वकील बताएंगे कि हमारे वाले क्लाइंट का ये इशू, वो अपना बताएंगे, फिर जज एक फाइनल डिसीजन देगा। तो सुनना हर जगह बहुत जरूरी होता है। लिसनिंग करके आप समझ सकते हैं कि एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को सुनने के लिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप सुन ही नहीं रहे प्रॉब्लम, मतलब कहते हैं ना, बात तो सुनो, बात क्या है, बात तो सुनो। अगर कोई सामने वाला बात ही नहीं सुन रहा आपकी, तो मतलब वहां पे रिजोल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है। तो सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, व्यू पॉइंट को नहीं समझेंगे कि वो क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या दिमाग में, जैसे बोलते हैं उनके माइंड में क्या है, तो वो बोल के आपको बता रहे हैं माइंड में क्या है। तो आपको सुनना पड़ेगा, हमें लिसनिंग जो है जरूरी है। तो इसका सोल्यूशन भी लिसनिंग ही है। तीसरा आता है आपका वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ये किस वजह से अराइज होता है, फंडामेंटल डिफरेंस इन लाइफ एक्सपीरियंस। लोगों का अलग अलग लाइफ में एक्सपीरियंस रहता है, अलग अलग कल्चर से, आइडेंटिटी अलग अलग है, वैल्यूज लोगों की अलग है, बिलीव अलग है। तो उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, इसमें जो डिफरेंसेस है लोगों के इन चीज़ों में, उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको बोलते हैं वैल्यू। तो आपका एक्सपीरियंस, कल्चर, आइडेंटिटी, वैल्यूज या बिलीव, उसकी वजह से जो कल्चर होगा वो आपका वैल्यू होगा। इसमें इंक्लूड होगा डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स, रिलीजन, एथिक्स, नॉर्म्स। तो कुछ लोगों का पॉलिटिकल व्यू अलग होता है, कुछ लोग अलग तरह से रिलीजन के बारे में अलग सोचते हैं, कुछ लोग इथिक्स अलग तरह से सोचते हैं। जैसे इथिकल में ऐसे ले लीजिए, कुछ लोग नॉन वेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो वेज वाले हैं, उनको लगता है कि ये तो बहुत गलत है, किसी को जबरदस्ती से मारना फिर उसको खाना, ये बहुत गलत है, ठीक है। और मतलब ये इसमें इथिकल व्यू आ गया। जो नॉन वेज वाले उनको लगता है कि जो पेड़ पौधे उनमें भी तो जान होती है, तो क्यों ना हम नॉन वेज को इस तरह से मतलब यूज करें। पर वेज वालों की जो ओपिनियन है वो अलग तरह से सोचते हैं। तो ये इथिकल डिफरेंसेस हो गया। तो ये सब जो है आपके वैल्यू एथिक्स को, वैल्यू जो आपके कॉन्फ्लिक्ट है उसको बताते हैं। इसमें एक एमआईटी के प्रोफेसर हैं लॉरेंस अशोकिन, उन्होंने बोला है कि डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग वैल्यूज टेंड टू हाइटन, मतलब ये बढ़ाएगा, डिफेंसिवनेस को बढ़ाएगा, डिस्ट्रक्ट
डिस्ट्रस्ट और एलिनेशन को बढ़ाएगा। मतलब ये जो आपका लॉरेंस जो प्रोफेसर है उन्होंने बोला कि डिस्प्यूट से क्या होगा कि आपकी जो डिफेंसिवनेस है, आपका जो डिस्ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। पार्टीज कैन फील सो स्ट्रांगली अबाउट स्टैंडिंग बाय देयर वैल्यूज, मतलब दोनों अपने वैल्यूज को इतना इंपॉर्टेंस देंगे दैट दे कैन टेक एक्सट्रीम स्टेप एडवर्सली अफेक्टिंग, तो बाद में वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी लेंगे, मतलब अपनी वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और वो फिर अपने वैल्यूज को बेटर प्रूफ करने के चक्कर में बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेंगे, जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो है बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा। क्योंकि दोनों ऑफिस में आके काम करने के लिए है, सैलरी उनको काम के लिए पे की जाती है, लेकिन वो उस टाइम को लड़ने में वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का तो आउटपुट ही कम हुआ ना। तो इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं चाहती कि वहाँ के एम्प्लॉयज आपस में लड़े। शायद इसीलिए इस चैप्टर को आपके एबी में इसलिए इंक्लूड किया ताकि आप लोग समझे कि ये डिस्प्यूट किस वजह से होता है, कन्फ्लिक्ट किस वजह से होता है, किस तरह से उसका रेजोल्यूशन इसमें करना चाहिए। और इन्होंने फिर रिकमेंड भी किया कि इस तरह के डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वी एम टू मूव बियॉन्ड डिमॉन्स्ट्रेशन टुवर्ड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट अदर डायलॉग्स, तो हमें दूसरों को भी जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए। और एक जो है अंडरस्टैंडिंग इस तरह से काम करनी चाहिए कि यू एंड योर कोवर्कर्स कैन रीच एन एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ वन अनदर पॉइंट, तो हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसी से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और ऐसी एक और आपका एक तीन यहाँ पे नाम दिए हैं। एक तो आपका रॉबर्ट हो गया, और दूसरा दूसरा आपका असॉट आर, और तीसरा एंड्रयू एस। ठीक है, इन तीनों ने जो है बियॉन्ड विनिंग नेगोशिएशन टू क्रिएट वैल्यू इन डील्स एंड डिस्प्यूट करके जो है इन्होंने बोला है, और इसमें इनकी कोई मैगजीन आप बोल लीजिए। तो उसमें इन्होंने बता रखा है कि जो है अंडरस्टैंडिंग डज नॉट रिक्वायर सिंपैथी एंड इमोशनल कनेक्शंस, ओनली अ वैल्यू न्यूट्रल, मतलब आपको न्यूट्रल में बिहेव करना पड़ेगा टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली व्हाट समवन एल्स बिलीव अबाउट द सिचुएशन, मतलब कोई दूसरा किस तरह से बिलीव करता है सिचुएशन को लेके, तो आप न्यूट्रल वे में उसको रिएक्ट कीजिए, तो वही इसका सॉल्यूशन ऐसा इनके द्वारा बोला गया। ये हो गया। और इसके बाद इंट्रा इंडिविजुअल पर्सनल कन्फ्लिक्ट। चलिए, अभी ये कन्फ्लिक्ट का टॉपिक तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, पूरे चैप्टर में आपका कन्फ्लिक्ट है, यहाँ से हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में रिवीजन करके हम लोग पार्ट 1 जो है कंप्लीट करते हैं। कहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से है ना। हाँ, इंट्रोडक्शन में तो कुछ भी नहीं है, मेन आपका कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उनके बीच में जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें डिफरेंस है, उसकी वजह से जो क्लैशेस क्रिएट होती है वही आपका कॉन्फ्लिक्ट है। ये आपका एटीट्यूड अलग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका इंटरेस्ट, आपका रिक्वायरमेंट और आपका परसेप्शन, आपका जो सोचने का धारणा है वो आपकी दूसरों से अलग है, तो इसकी वजह से क्लैश होता है, वही आपका कॉन्फ्लिक्ट है। कंफ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, जब आप काम करते हैं ऑफिस में, अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग जगह से, कोई नॉर्थ है कोई साउथ है, तो सभी लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही छत के नीचे काम करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना लाजमी है, बिल्कुल होगा ही। और जो मैनेजर्स है उनका 25% टाइम जो भी वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के लिए जाता है, तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है। तो मतलब सोच लीजिए कि दुनिया में कितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होती है और कितना ज़्यादा मैनेजर अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से क्या होगा कि रिस्पेक्ट नहीं होगी, मतलब अननेसेसरी टेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होगी। और आप क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा नेगेटिव बोल रहे हैं, तो इससे आपका इन्वायरमेंट पूरा का पूरा ऑफिस का खराब हो जाएगा। आप बहुत अच्छे परफॉर्मर है, बहुत अच्छा हार्ड वर्कर है, उसके बावजूद भी आपके जो वर्कर्स है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अगर आप हर टाइम जो है फाइट करते रहते हैं तब। और इसको अवॉइड करना ज़रूरी है, और अपना जो काम है उसमें अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाइए, और इसको जो है और जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। हॉकर्स एंड विलमोट 1991 में कुछ प्रिंसिपल्स बताए जो कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए है। उन्होंने बोला ये यूनिवर्सल है, मतलब आपको दुनिया के हर कोने में कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा, इंडिया में, यूएसए में, कहीं पे भी आप चले जाइए, दुनिया के हर जगह पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। सिर्फ इंडिया की बात की, जैसे कुछ एमएनसी कंपनीज है होती है यूएसए में, तो वहाँ पे इंडिया के लोग हैं, तो अब इंडिया का कल्चर और यूएसए का कल्चर कितना डिफरेंट है, तो सोचिए वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको वहाँ पे क्लैशेस देखने को मिलेगा। इसलिए ये यूनिवर्सल है। इट इज एसोसिएटेड विद इनकम्पेटेबल गोल्स, तो जो आपको गोल्स दिए गए वो उसको लेके आप योग्य नहीं है, उस तरह के गोल्स हमें दिए गए, तो हमारे को जो है स्ट्रेस बढ़ेगा और उसमें भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इसका प्रॉपर रिसोर्स हमें नहीं दिए गए, जैसे अगर मैनेजर है उसको सिर्फ 2 लोग दिए हैं और बाकी के 2 या 3 लोग छुट्टी पे है, या ब्रांच बहुत बड़ी है पर वहाँ पे स्टाफ सफिशिएंट नहीं है, तो उससे भी आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इंटरफेरेंस, बार बार आपको कोई किसी काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। और इट इज़ नॉट ए साइन ऑफ पुअर रिलेशनशिप, जो है कॉन्फ्लिक्ट एक पुअर रिलेशनशिप का साइन नहीं है, एक अच्छे रिलेशनशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बनती है उसके बावजूद भी कभी कभी उनमें बहस हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनका रिलेशनशिप बहुत खराब है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बल्कि ऐसा बोल सकते हैं कि जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो हमेशा हंसते रहते हैं, तो पॉसिबली कुछ ना कुछ झूठ वो बोलते हैं जिसकी वजह से हमेशा वो लोग हंसते रहते हैं, जैसे आपको एक नीचे प्रोवर्ब का एग्जाम्पल दिया था ना, बिल्कुल इसी के ऊपर वो था। कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आपको फेस करना होगा, उसको रेजोल्यूशन करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब आप हमेशा अवॉइड कर रहे हैं, चलो छोड़ो, फिर वो अवॉइड नहीं होता, बाद में बहुत बड़ा इशू बन के क्रिएट होता है, तो बेटर है कि उसको आप
समझो और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। इट कैन नॉट ऑलवेज बी रिजॉल्व। तो हमेशा ऐसा नहीं कि 100% हमेशा हमें कॉन्फ्लिक्ट का आंसर मिल जाएगा, रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो कई बार नहीं भी होता है, बट बेस्ट वे में हमें इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज बैड, हमेशा ये अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने आपको पिक्चर का एग्जांपल दिया हीरो और लड़की के फादर के बीच में, तो वो एक इस वीडियो के लिए तो देखा जाए तो एक अच्छा ही था। तो इस तरह से आप खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लास में दोस्तों का भी एग्जाम्पल दिया, ए और बी, इनका आपस में कोई बहस हो गया प्ले ग्राउंड में, तो इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो वो एक अच्छा इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट था। इसके अलावा और कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्फ्लिक्ट की, वो देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व अपोजिशन, तो इसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट एक हेल्दी रिलेशनशिप का नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, और इसमें मतलब इट इज मोर देन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं, ये इससे आगे की भी बात है। कई बार इसमें थ्रेट वाली फीलिंग आती है, वो थ्रेट रियल और इमेजिनेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। जो आप रिस्पॉन्स करेंगे कॉन्फ्लिक्ट पे, वो आपके परसेप्शन पे, जो आपकी धारणा है उस पर वो डिपेंड करेगा। कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, मतलब हर जगह आपको रहेगा, ऐसा नहीं कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के आप काम कर पाए, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट विल ऑलवेज रिमेन, जो ह्यूमन है, ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है जो पर्सनल है। अगर हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, अलग अलग जगह से हमारी परवरिश होती है, तो हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, तो ह्यूमन बींग में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बेटर है इसको आप फेस कीजिए, उसको रिजोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी। वही हमने जो ए और बी स्कूल फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लिया, पिक्चर का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, तो जिससे क्या हुआ कि जो है हीरो, उसने उसको पॉजिटिव वे में लिया और उसको खुद को ग्रो किया। तो इसको आप ग्रो वाली अपॉर्चुनिटीज भी समझ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है बुरा है, इसको लेकर 3 व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं। और जो ट्रेडिशंस है, जो पुराने टाइम के लोग हैं, वो सोचते हैं नहीं कॉन्फ्लिक्ट तो बुरा ही है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उसको अवॉइड ही करो। जो ह्यूमन रिलेशनशिप वाले हैं, उनको लगता है कि नेचुरल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो इंटेलिजेंट वाले हैं, जो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनको लगता है कि ये अच्छा है, हेल्पफुल है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने टाइप का आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है जनरली देखा जाए तो। पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का बात किया गया। ये डिसएग्रीमेंट है ग्रुप या एम्प्लॉयज के बीच में, जो कि काम करते हैं साथ में। ठीक है, 3 तरह से जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वर्क प्लेस में। टास्क, काम को लेकर, रिलेशनशिप, आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, और वैल्यूज, आपका जो सिद्धांत है उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। टास्क काम को लेके होगा, आपको कोई ऐसा काम दिया होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे को ज्यादा काम दिया है, मेरे साथ वाले को कम काम दिया, तो वो जो काम को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा, वही आपका टास्क कॉन्फ्लिक्ट है। और इसका सॉल्यूशन क्या है, लिसनिंग। जो मैनेजर है उसको लिसन करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है, किस वजह से वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ज्यादा काम दिया, तो समझो, और आपको लगता है कि हाँ सही है, तो उसी हिसाब से रिजोल्यूशन देना चाहिए। रिलेशनशिप काम को लेके नहीं है, ये 2-3 बार यही लाइन लिखी कि इट इज नॉट रेडी टू वर्क, ये आपका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, और क्योंकि ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल इसमें होता है। बट इसका भी वही है, जो पर्सनल ये आपका रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है, ये जनरली किस वजह से होता है, लोगों के पर्सनैलिटी में, स्टाइल में, टेस्ट में, और जो वर्किंग स्टाइल है उसमें डिफरेंस होता है। इसी की वजह से जो पर्सनल आपको, सॉरी, ये जो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है ये अराइज होता है। तो इससे भी निपटने का वही तरीका है, इसको रिजॉल्व करने का यही तरीका है कि आप लिसनिंग करो, सामने वाले बंदे का व्यू पॉइंट समझो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उस हिसाब से जो सॉल्यूशन दो। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आपकी अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे कल्चरल आइडेंटिकल वैल्यूज, आपकी आइडेंटिटीज, वैल्यू, बिलीव, लाइफ एक्सपीरियंस, उसकी वजह से जो है जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इसमें बोलते हैं। और एमआईटी के प्रोफेसर लॉरेंस ने बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि जो डिस्प्यूट होगा, तो उससे आपकी डिफेंसिवनेस बढ़ेगी, डिस्ट्रस्ट जो है बढ़ेगा। और जो पार्टीज है उनको, वो अपनी वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग सही साबित करने के लिए कई बार एक्सट्रीम स्टेप लेती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उन्होंने बोला कि इसको, अगर आपको इसको रिजॉल्व करना है, तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ सीकिंग ए रिजॉल्व वैल्यू बेस्ड डिस्प्यूट, वी नीड टू मूव बियॉन्ड डिमोनाइजेशन टूवर्ड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट थ्रू डायलॉग। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सामने वाले का जो व्यू पॉइंट है, कंसिडरेशन ऑफ वन अनदर, हमें दूसरों के व्यू पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहिए, और उससे हमें रेजोल्यूशन जो है देखना चाहिए। ऐसे ही 3 आपके हैं, रॉबर्ट और स्कॉट आर पेपेट्स और एंड्रयू एस, इन्होंने बोला कि जो है इसमें हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन थी, इन्होंने एक आपका नेगोशिएशन टू क्रिएट वैल्यूज इन डील्स एंड डिस्प्यूट में मेंशन किया है कि अगर हम न्यूट्रल वैल्यू शो करते हैं, तो उससे हम बेटर वे में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाते हैं। चलिए, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में आगे के कुछ और टॉपिक को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।